वेलकम टू गाइडली। जेआईबी क्रैश कोर्स जो आपके लिए चलाया गया है, कॉन्सेप्चुअल सीरीज जो है वो बस अब अंत होने के कगार पे आ चुकी है। 2-4 सेशन और बचे हैं इसके बाद हम इसको रैप अप करेंगे। कंप्लीट थ्योरी का सेशन 17 मैं आपके लिए ले आया हूँ। इस सेशन के अंदर पिछले सेशन में हमने देखा इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्चुअल टर्म्स थी उसका पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4 करवाते ही मैं आपको सिर्फ 2 सेशन में जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है बैंक रिलेटेड वो करवाऊंगा। इसके बाद हम रैप अप करेंगे और हम लेके आएंगे आपके लिए एमसीक्यू सेशंस लेके आएंगे, मॉड्यूल वाइज लेके आएंगे, ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स लेके आएंगे ताकि आपके मॉड्यूल्स सारे A to Z क्लियर करवा दिए जाएं। पेपर वाइज आपको एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, विद एक्सप्लेनेशन मिलने वाले हैं। गाइडली आपके लिए बहुत कुछ प्लान कर चुका है, आपको जल्द से जल्द क्लियर करवा दे ये इस सेशन में आने वाला जो आपका जेआईबी है वो हमारा सीधा मकसद है। इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं चेक ट्रंकेशन क्या है। ठीक है, टर्म्स कर रहे हैं हम, छोटे छोटे जो टर्म्स हैं। चेक ट्रंकेशन क्या है? चेक ट्रंकेशन इज कन्वर्जन ऑफ फिजिकल चेक इनटू इमेज फॉर्म टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसमिशन सीमलेसली। ट्रंकेशन का मतलब क्या होता है? छंटाई करना, इमेजेस के फॉर्म में फिजिकल चेक्स को कन्वर्ट करके और फैसिलिटेट करना, सीमलेसली ट्रांसमिट करना। जो CTS सिस्टम, अब मैं आप इनसे रिलेटेड चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी बताता रहूँगा ताकि रिवाइज होता रहे। CTS 2010 जो आया था उसमें क्या हुआ था कि फिजिकल जो चेक्स की मूवमेंट होती थी उसमें जो मैन पावर थी वो वेस्ट होती थी, कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं थे वो, ठीक है, और टाइम भी ज़्यादा लगता था। इसलिए ये CTS 2010 लाया गया। क्लियरिंग जो हाउस के जो अलग अलग लगते थे, सारे चेक्स लेके जाते थे सब लोग, वो उसकी बजाय चेंज कर दिया गया और क्या किया गया कि जो इमेजेस की फॉर्म में जो चेक्स हैं वो ट्रांसमिट किए जाएंगे और जो जिस बैंक के ऊपर ड्रॉ हुआ है वो चेक ड्रॉवर के द्वारा, ठीक है, तो पेई को वो पैसा मिल जाएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है वो उसके अंदर आप देख लेते हैं, स्कैन्ड इमेज के अंदर। ठीक है, कंसोर्शियम बैंक क्या होता है? कंसोर्शियम लैंडिंग आपने सुना होगा कि जब दो या दो से ज़्यादा बैंक्स मिलके लैंडिंग करते हैं उसे कंसोर्शियम लैंडिंग बोलते हैं। तो कंसोर्शियम बैंक क्या हुआ? एक जॉइंट एंटिटी क्रिएट की गई है न्यूमेरस बैंक के द्वारा टू प्रोवाइड बिग साइज्ड लोन्स या अदर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को जो विच ट्राइज टू लेवरेज इंडिविजुअल बैंक्स एसेट। ठीक है, तो 2 या 2 से ज़्यादा जो बड़े बैंक हैं उनसे मिलके जो एंटिटी एक बनी गई है, ठीक है, वो बिग साइज लोन्स के लिए जो स्पेसिफिकली बनाई जाती है उसे कंसोर्शियम बैंक बोला जाता है। ठीक है, और ये जब लैंडिंग करता है तो इसे कंसोर्शियम लैंडिंग बोलते हैं, वरना सोल बैंकिंग होती है अगर आपका सिंगल बैंक लैंडिंग वगैरह कर रहा है तो। ठीक है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का क्या मतलब है? CBS। ठीक है, CBS एक कॉन्सेप्ट है सेंट्रलाइज सिस्टम का जिसमें सारी ब्रांचेज हैं वो कनेक्टेड होती है एक सिस्टम के थ्रू, और जिससे कस्टमर कहीं पे भी जाके किसी भी ब्रांच में जाके अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फंड्स का क्या मतलब है? कॉस्ट ऑफ फंड्स ही तो है जिसके पीछे सब भाग रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट कॉस्ट जो बोन की जाती है बैंक्स के द्वारा जब वो डिपॉजिट जो लेता है उसके ऊपर एक पेमेंट करता है, मान लीजिए कि 3% ब्याज दे रहा है, ठीक है, और उसी को लोन्स में कन्वर्ट करता है, लैंडिंग करता है और वहाँ से 7% लोन लेता है। तो जो ये बीच का 4% है, ठीक है, वो जो बीच का 4% है वो इसका इंटरेस्ट मार्जिन हो जाता है। और ये जो 4% कमाने के लिए जो उसका खर्चा आया मैन पावर का, किसी भी चीज़ का, ठीक है, उनका जो टोटल होता है उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ फंड्स, कि ये कॉस्ट जो है मुझे इतने की पड़ रही है जिसको मैंने कवर करना है मेरे इस 4% से। क्रेडिट वर्दीनेस क्या होती है? एक बोरोवर की जो वैल्यूएशन है कि वो पॉसिबिलिटी क्या है उसके डिफ़ॉल्ट करने की फ्यूचर के अंदर, अगर उसे डेट दिया जाता है तो उसकी रिपेमेंट हिस्ट्री को देखते हुए, क्रेडिट स्कोर हिस्ट्री को देखते हुए उसकी क्रेडिट वर्दीनेस जज की जाती है। ठीक है, क्रॉसिंग ऑफ चेक जो है वो मैंने आपको बताई थी कि सिंपल क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग भी हो सकती है, रिस्ट्रिक्टिव भी हो सकती है। ठीक है, जो आप सैनरी कोर्स भी है। ठीक है, पर चलिए इस पे चलते हैं। क्रॉसिंग ऑफ चेक क्या है? जब आप 2 पैरेलल लाइन खींच के ये रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि ओवर द काउंटर इसकी पेमेंट कैश में नहीं की जाएगी, ये पैसा अब अमाउंट जो है वो अकाउंट में ही जाएगा, उसे बोला जाता है क्रॉसिंग ऑफ चेक। जब आप रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि ये तो अकाउंट पेई के SBI अकाउंट में ही जाएगा या PNB अकाउंट में ही जाएगा, तो इसे बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। ठीक है, करंट अकाउंट क्या होता है? जो बिजनेसेस के लिए ओपन किया जाता है, जो ट्रांजैक्शंस जिसमें बहुत ज़्यादा होती हैं रूटीन में, उनके लिए जो अकाउंट ओपन किया जाता है उसे करंट अकाउंट बोलते हैं। इसमें कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। ठीक है,
Custody of securities. Custody of securities is the process of registering of securities in name to whom security would be liquidated in future, or in other words bank is accountable to. तो कस्टोडियन जो है वो बैंक है, और फ्यूचर के अंदर किसके नाम पे ये सिक्योरिटी लिक्विडेट की जाएगी, ठीक है, या किसको लिक्विडेट करके देने के लिए बैंक लायबल है, अकाउंटेबल है, इसे बोलते हैं कस्टडी ऑफ सिक्योरिटी का प्रोसेस, ठीक है। करेंसी चेस्ट क्या होता है? आरबीआई ने कुछ प्लेसेस के ऊपर ऑथराइज किया है बैंक्स को टू स्टोर करेंसी इन फॉर्म ऑफ कैश एंड कॉइन्स विच कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टाइमली एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो इसे बोलते हैं करेंसी चेस्ट, जिसमें से अलग अलग बैंक आके अपना कैश का लेन देन करते हैं। जब बढ़ जाता है दे दिया, कम हो गया तो ले लिया। डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या है? एक अकाउंट इन विच शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज कैन बी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इसे बोलते हैं डीमैट अकाउंट, डीमेटलाइज्ड अकाउंट। नेक्स्ट आता है जो आप शेयरिंग पर्पज के लिए, ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है डिसइन्वेस्टमेंट। जब कोई सेलिंग हो जाती है स्टेक की गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर, इसे डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है। वरना आपका बेसिक जो जनरल इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि किसी भी तरीके का शेयर इसमें से बेच दिया गया तो इसे बोला जाता है डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। वो किसी भी चीज़ में से हो सकता है, किसी कंपनी में से हो सकता है। डिसऑनर ऑफ चेक। नॉन पेमेंट अगेंस्ट चेक बाय ए बैंक इज कॉल्ड एज डिसऑनर ऑफ चेक। वो इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से हो सकता है, डेट गलत डाल दी, साइन मैच नहीं कर रहे, तो ये रीजंस इसके हो सकते हैं। फिर आता है EFT, जिसमें NEFT आता है आपका, ठीक है। नेफ्ट जो होता है वो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो EFT की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ट्रांसफर्स थ्रू एन ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन मेथड फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ ए बैंक टू अनदर ब्रांच और बैंक टू अनदर बैंक, ठीक है। तो किसी भी अलग ब्रांच में या किसी अलग बैंक में जो पैसा किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। एंडोर्समेंट इन फुल का क्या मतलब होता है? जब आपने एंडोर्समेंट कर दी, साइन कर दिए कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका ओनर या होल्डर अब ये बंदा हो गया, इसे बोलते हैं एंडोर्समेंट इन फुल, जिसमें नाम लिख दिया आपने अगले का। एंडोर्समेंट इन ब्लैंक क्या होता है कि जिसमें बियरर जो है वही उसका ओनर है, जिसके पास ये चेक है वही, आपने बस सिर्फ साइन किए हैं, ये नहीं लिखा आपने कि इसका ओनर मिस्टर रमेश है कि मिस्टर सुरेश है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फैक्टोरिंग। फैक्टोरिंग को मान के चलिए आप ऐसे कि जो इन्वॉइसेस हैं उनको सेल कर दिया गया, जो रिसीवेबल्स हैं, ठीक है, आपने कहीं सामान भेजा और थर्ड पार्टी ने आपको वादा किया कि मैं आपको इतने टाइम बाद, जो थर्ड पार्टी नहीं सेकंड पार्टी जो आपका है, ठीक है, जो बायर है आपसे, आप सेलर हैं, तो उसने क्या किया कि आपको कह दिया कि मैं 1 महीने बाद आपको ये पैसे दे दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको 10 दिन के बाद ही पैसे की ज़रूरत पड़ गई। तो जो ये रिसीवेबल्स हैं आपके, उसको ये पैसा तो आना ही है आपका महीने के बाद, ठीक है। मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपए का वो इन्वॉइसिंग है, तो महीने बाद तो ये पैसा आ ही जाना है वापस, लेकिन 100 करोड़ आना है महीने बाद। अब आपने क्या किया, 10 दिन बाद ही आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो आप इस जो इन्वॉइस है उसको ट्रेड कर सकते हैं, डिस्काउंट के ऊपर आप इसको सेल कर सकते हैं, इस रिसीवेबल्स इन्वॉइस को, ठीक है। तो 100 करोड़ की बजाय आपने 98 करोड़ में या 99 करोड़ में उसको सेल कर दिया किसी ऐसे बंदे को जिसको 20 दिन रुकने का, इंतजार करने का टाइम है। वो क्या करेगा, 20 दिन रुक के और वो 100 करोड़ ले लेगा, 20 दिन में 1 करोड़ रुपए कमा लिए, आपकी भी नीड पूरी होगी क्योंकि आपको ज़्यादा जल्दी पैसे की ज़रूरत थी। आपके लिए वो 1 करोड़ ज़्यादा मायने नहीं रखता था, वो जल्दी पेमेंट लेना मायने रखता था। तो इस तरीके, इस चीज़ को बोला जाता है फैक्टोरिंग ऑफ इन्वॉइसेस या रिसीवेबल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइनेंसिंग ऑफ लीज। To finance lease like renting a house for a longer period or fixed period of time is known as financing of lease. गार्निशी ऑर्डर जो है, इसकी सिंपल सी चीज़ ये है कि जब कोई कोर्ट जो है वो अपना ऑर्डर अटैच कर देती है किसी जो गुड्स हैं जो डेटर्स के द्वारा ऑन किए जाते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं गार्निशी ऑर्डर। और डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट एक अलग सेशन आएगा इसके लिए स्पेशली, वो मैं आपको इसमें डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। ग्रुप बैंकिंग क्या होती है? जब एक बैंक इज एबल टू टैप अ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर्स लाइक एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, जब आपने इकट्ठे ही जाके उनको कस्टमाइज़ कर लिया है, ऑफरिंग को कस्टमाइज़ करके ऑफर कर दिया कुछ जो स्पेशली उस कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं उनको ही दे रहे हैं आप, तो इसे बोला जाता है ग्रुप बैंकिंग, कि आपने ग्रुप को ही कस्टमर बना लिया है। होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है? इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा पेमेंट इन ड्यू कोर्स। जब आप एक पेमेंट करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट की, वो चेक हो सकता है नॉर्मली, ठीक है, 3 महीने के अंदर अंदर आपने पेमेंट की है, ठीक है, और ड्यू कोर्स के अंदर आपने पेमेंट की है गुड फेथ के अंदर
आपने पेमेंट की है, ठीक है, सब चीज़ें आपने देख के पेमेंट की है, उसे बोला जाता है पेमेंट इन ड्यू कोर्स। और जो उसका होल्डर है इस ड्यू कोर्स के अंदर, उसे बोलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। ऐसा नहीं कि किसी को चेक पड़ा मिल गया और वो ले आया, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, ठीक है। किसी को चेक अगर चोरी कर लिया है किसी ने तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, ठीक है। गुड फेथ में उसी के नाम पे या वही इंटेंडेड है पैसे लेने के लिए, अगर उसके पास इंस्ट्रूमेंट है, वो चेक है, तो ही उसे होल्डर इन ड्यू कोर्स बोला जाएगा। हाइपोथिकेशन क्या होता है, एक नेक्स्ट टर्म पे आ गए हैं हम। ये इंटरव्यूज वगैरह में भी पूछा जाता है। हाइपोथिकेशन क्या होता है, द चार्ज ऑफ गुड्स रिमेन विद द लेंडर यानी बैंक, बट पोजेशन इज नॉट पास टू द बैंक। जैसे कि कार लोन में क्या होता है, कार्स हाइपोथिकेटेड होती है, आपका बैंक का चार्ज चढ़ा होता है आरसी के ऊपर, और लेकिन पोजेशन जो है कार का कस्टमर के पास रहता है, तो इसे बोलते हैं हाइपोथिकेशन। इंडेमनीफायर क्या होता है, इन जो किसी को इंडेमनीफाई करे कि जो फ्यूचर में होने वाला कोई भी लॉस है उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, अगर कोई आपको इस वजह से लॉस हुआ, ठीक है, तो उसकी भरपाई मैं करूँगा, तो इसे बोलते हैं इंडेमनीफायर। पर्सन और एंटिटी विच गारंटीज टू मेक गुड एनी लॉस विच हैज़ बीन अकर ड्यू टू एग्रीड पार्टीज, तो इसे बोलते हैं इंडेमनीफायर, जो ये गारंटी लेता है, ठीक है। इंसॉल्वेंट क्या होता है, अ पर्सन हैविंग मोर लाइबिलिटीज देन एसेट्स मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर हिम टू पे डेट्स, तो वो एक टाइम पे जाके इंसॉल्वेंट हो जाता है, बैंकक्रप्ट हो जाता है, दिवालिया घोषित हो जाता है। इंटरेस्ट रेट सबवेंशन क्या होता है, सब्सिडी जो ऑफर की जाती है इंटरेस्ट रेट के ऊपर, वो किसी भी तरीके के, मान लीजिए कि पीएमईजीपी का लोन है, ठीक है, या किसी भी तरीके का लोन अगर है, ठीक है, जो स्पेशली आप इसको अच्छे से वैसे समझ पाएंगे, जो किसी की सब्सिडी आती है आपकी इंटरेस्ट रेट सबवेंशन जो आती है, इसमें क्या होता है कि 3 लाख रुपए तक का अगर आपकी आउटस्टैंडिंग रही है या लोन है आपका, केसीसी की लिमिट है, तो उसमें 7% का आपको ब्याज लगता है और 3% की सबवेंशन मिल जाती है अगर आपने टाइमली रिपेमेंट की है तो, ठीक है। ये सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस सीरीज़ में जुड़े रहिए, नेक्स्ट सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको नेक्स्ट सेशन देखना है तो 16 सेशन में जुड़ जाइएगा। कॉन्सेप्चुअल टर्म्स का जो पार्ट 3/4 आ रहा है आपके लिए, और हैंड होल्डिंग गाइडली आपके साथ रखने वाला है, CI भी क्लियर करवा के छोड़ेगा। चैप्टर वाइज सेशन लेके आ रहे हैं हम, और कॉन्सेप्ट्स को याद रखने के लिए ट्रिक्स लेके आ रहे हैं। MCQ सेशंस आपके आने वाले हैं, चिंता मत कीजिए, ठीक है। सिर्फ लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया है तो, अगर आप शेयर करेंगे अपने सीरियस दोस्तों के साथ तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको वीडियो में कुछ कमी लगी है या डिसलाइक करके जा रहे हैं तो कमी ज़रूर बताइएगा, ताकि गाइडली आपकी कमियों को, जो कमी लगी है आपको, उनको दूर करके आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।